Hello everyone. This is the 8th video of the chapter Biotechnology Principles and Processes. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट्स होस्ट सेल को सेलेक्ट करने का मेथड देखा था कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग कर सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो उसमें दो मेथड्स देखे थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे और दूसरा ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उसको ही आगे देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स, ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स जो जीन्स को क्लोन करते हैं इन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो आइए देखते हैं। देखिए, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक नाम आता है एक बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये जो बैक्टीरिया है ये एक्चुअली एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है बहुत से डाइकॉट प्लांट में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो अपना डीएनए इसके पास, जो इसके पास टी डीएनए है, टी डीएनए मतलब इसको पास एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, डीएनए है, उसको ये डिलीवर कर सकता है अपने टी डीएनए को और एक नॉर्मल प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ट्यूमर सेल में। दैट मीन्स वो क्या करता है, वो अपना डीएनए, जो टी डीएनए उसके पास है, जो उसका पैथोजेनिक पार्ट है, वो उसको इंट्रोड्यूस कर देता है एक नॉर्मल प्लांट सेल में, और वो नॉर्मल प्लांट सेल कन्वर्ट हो जाती है ट्यूमर सेल में, और उन ट्यूमर सेल्स को वो डायरेक्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। मतलब उस पैथोजन को, एग्रोबैक्टीरियम को जो भी केमिकल्स चाहिए उनका प्रोडक्शन उन ट्यूमर सेल्स से करवाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोला जाता है। अगर मतलब ये पूछा जाए कि कौन जेनेटिक इंजीनियर है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, तो उसमें एग्रोबैक्टीरियम का नाम आएगा। सिमिलरली, अब जैसे एग्रोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकता है सेल में, वैसे ही जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, मतलब आरएनए वायरसेस, ये एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें एबिलिटी होती है कि वो एनिमल सेल्स में अपना जो आरएनए है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक नॉर्मल एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैंसरस सेल में। दिस आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स, मतलब जो पैथोजेंस का ये जो आर्ट है, ये जो तरीका है, जो इनका स्किल है कि वो अपने जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक नॉर्मल सेल में, अपने यूकैरियोटिक सेल में, इसी से लोगों को, मतलब और जो साइंटिस्ट हैं उनको ये नॉलेज हुआ कि अगर हम इनका ये मैकेनिज़्म यूज़ कर लें एज ए टूल, उन पैथोजन का जो ये मैकेनिज़्म है कि वो अपने जो जीन है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरी सेल में, तो अगर उनको उनके इस एबिलिटी को हम एज ए एक यूज़फुल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिज़ायर्ड जीन है, उसको ह्यूमन सेल में या दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम उनके डीएनए को, जिसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको रिप्लेस कर दें अपने डिज़ायर्ड जीन से, जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट अगर हम उसमें इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो क्या करेगा, वो जो वेक्टर हैं वो हमारे जीन को एनिमल सेल में या प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या मैकेनिज्म है। देखिए, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम का, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, उसको मॉडिफाई कर देते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। क्या करते हैं कि उसका जो पैथोजेनिक पार्ट है उसको हटा देते हैं। अब वो दैट इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, अब वो पैथोजेनिक नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो डिलीवर कर सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तरह तरह के प्लांट से। मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस है, जब वो अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड उसमें इंट्रोड्यूस करता था होस्ट सेल में, प्लांट सेल में, और वो अपने ही जीन्स को, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता था, तो हमने उसका जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें से जो उसका पैथोजेनिक पार्ट है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट है, उसको हमने वहाँ से हटा दिया, उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट अटैच कर दिया। और तो जब भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस अपने उसी स्किल से अपने जीन को इंट्रोड्यूस करेगा, तो एक्चुअली में वो अपने जीन को ना इंट्रोड्यूस करके हमारे डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करेगा। तो एक तरीके से ये एक ट्रांसफ़र का एक नया तरीका है जिससे हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपका एग्रोबैक्टीरियम फेमस है और दूसरा आपका रेट्रोवायरसेस फेमस है, इनका भी यूज़ किया जाता है। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव ऑल्सो बीन डिसआर्म्ड। अब डिसआर्म्ड का मतलब है उनका जो आर्म्स थे, जो उनके हथियार थे, उनको डिसआर्म्ड कर दिया, मतलब उनको निहत्था कर दिया, और उनको हमने यूज़ किया टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म्ड कर देते हैं।
रेट्रोवायरस का जो हार्मफुल एस्पेक्ट है, जो हार्मफुल डीएनए, उसको हम हटा देंगे, उसकी जगह अपना डिजायर्ड जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो अटैच कर देंगे, डिजायर्ड जीन अटैच कर देंगे, जिससे जब वो किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा रेट्रोवायरस, तो वो एक्चुअल में हमारे डीएनए को ट्रांसफर करेगा, ना कि अपने डीएनए को। सो once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, अगर हम उस वेक्टर में अपने जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, इट इज ट्रांसफर्ड इन अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल सेल वेयर इट मल्टीप्लाइज, तो वो हमारे वेक्टर जो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर हैं, वो हमारे जीन को किसी भी दूसरे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर को भी एज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन हम बना सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ हमने पढ़नी है, एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरसेस। आइए हम देखते हैं कि जो भी सेल है, एग्जैक्टली जो भी सेल है जिसमें हमें डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कोई भी सेल बाहरी डीएनए को जो है फेवर नहीं करती है अपने अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो हमें सबसे पहले सेल को कंपीटेंट बनाना पड़ेगा। कंपीटेंट का मतलब है रेडी टू टेक अप द जीन। ठीक है, कंपीटेंट शब्द का मतलब है कि सेल को हमें रेडी करना पड़ेगा जिससे वो डीएनए को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सके। किस लिए? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिससे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ट्रांसफर कर सके। देखो, आपको पता है कि डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा अपने आप। तो अब अगर हमें बैक्टीरिया को ये फोर्स करना है कि वो प्लाज्मिड को इंसर्ट कर ले अपने अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो बैक्टीरियल सेल को हमें कंपीटेंट बनाना पड़ेगा, कंपीटेंट टू टेक अप द डीएनए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करने का सुटेबल होस्ट में, वो होता है आपका कि हम बैक्टीरियल सेल को कंपीटेंट बनाएं। इसके लिए कई मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम सेल को कंपीटेंट बनाते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। जो भी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, मतलब वेक्टर प्लस डिजायर्ड जीन, उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो हम उन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के कई मेथड हैं दैट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स, जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? जैसे वेक्टर का टाइप, कि किस वेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और किस होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेथड्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो हमें वेक्टर का टाइप और जो होस्ट सेल का टाइप, मतलब वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल है, वेक्टर कौन सा है, प्लाज्मिड है कि कोई दूसरा वेक्टर है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए विद द चार्ज सब्सटेंस। जैसे हमको पता है कि कोई भी चार्ज सब्सटेंस होता है वो सेल उसको टेकअप करती है, तो इस तरीके से हम जो फॉरेन डीएनए उसको चार्ज सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे कैटाइनिक लाइपोसोम, जैसे डीएई डेक्स्ट्रान, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आसानी से बैक्टीरियल सेल में या किसी भी सेल में फ्यूज़ कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो हम इन चार सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स कर देते हैं फॉरेन डीएनए को, एंड ओवरलाइंग ऑन द रेसिपिएंट होल सेल के ऊपर उसको ओवरलाई कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। कुछ समय में बैक्टीरियल सेल कंपिटेंट होकर के होस्ट सेल को टेकअप कर लेती है, जो डीएनए है उसको भी टेकअप कर लेती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। इसको हम लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। लाइपोसोम का मतलब लिपिड बॉडी के थ्रू। ठीक है, लिपिड बॉडी के थ्रू जीन का ट्रांसफर। तो यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट के लिए तीन आ गए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैटाइनिक लाइपोसोम और डीएई डेक्स्ट्रान। इन तीनों की हेल्प से हम जीन को बैक्टीरियल सेल में या किसी भी सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट जो है उसको हम एक तरीके से इंक्यूबेशन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब वेक्टर डीएनए प्लस डिजायर डीएनए, ये क्या करते हैं, इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं बाय इंक्यूबेटिंग बोथ ऑन आइस। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो जो होस्ट सेल है उसको हम आइस पे इंक्यूबेट करेंगे, ठीक, जिससे वो बहुत ही ठंडा टेम्परेचर उसको मिलेगा। फिर हम उसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक का मतलब है उसको हम 42 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे या उतना हीट देंगे उसको सेल को। तो क्या होगा कि उसको एक हीट शॉक मिलेगा और तुरंत उसको हम फिर से वापस आइस पे रख देंगे। इस मेथड से क्या होता है, इस मेथड को बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। पहले टेम्परेचर को बहुत लो कर देना, फिर एकदम से हाई टेम्परेचर में रखना और फिर से उसको लो कर देना। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल हैं ये कंपीटेंट बन जाती हैं, इनके पोर्स जो होते हैं ओपन होते हैं और ये जो बाहरी डीएनए को टेकअप कर लेती हैं। दे बिकम रेडी टू टेकअप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हीट शॉक ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसको इंक्यूबेशन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं।
थर्ड ट्रीटमेंट इज, बहुत डिटेल में देखो हम इन ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो हमारा नीट लेवल के वीडियोस आएंगे उसमें इन सारे जो मेथड्स हैं इनको प्रॉपरली डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। देखिए जो थर्ड आपका है वो है माइक्रो इंजेक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है बहुत ही फाइन निडल होगी, बहुत ही माइक्रो जो है निडल होगी, उसको हम जो है उसकी हेल्प से हम डीएनए को या जीन को इंसर्ट कर देंगे। तो जो एक्सोजेनस डीएनए, जो बाहरी डीएनए है, उसको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल या प्लांट से में विदाउट द यूज़ ऑफ वेक्टर, मतलब बिना किसी वेक्टर के। तो एक तरीके से जो माइक्रो इंजेक्शन है इसको हम वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र मेथड में इंक्लूड करते हैं, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र मेथड, ठीक है। जो अभी हमने पढ़े, जैसे इससे पहले एक हम लोग जो वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर पढ़ रहे थे एग्रोबैक्टीरियम का, रेट्रोवायरस का, तो वो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र थे, बट ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं। इस मेथड में क्या होता है कि फॉरेन डीएनए जो है, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं रेसिपिएंट सेल में यूजिंग अ फाइन माइक्रो सिरिंज और ग्लास पिपेट। बहुत ही फाइन ग्लास पिपेट होगा या माइक्रो सिरिंज होगी, उसको हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक, जैसे आपको यहाँ देखो, आप दिख रहा है ये बहुत फाइन निडल है, ठीक है, ये निडल है, और इस निडल से हम जो है डीएनए को इसके अंदर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये इधर पिपेट है, इसकी हेल्प से हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये माइक्रो सिरिंज है, बहुत ही फाइन निडल है, और इस तरीके से हम डायरेक्टली जो जीन है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं फोर्थ मेथड है बायोलिस्टिक्स या जीनगन मेथड। बायोलिस्टिक्स और जीनगन मेथड, इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं गोल्ड या टंगस्टन के, क्योंकि ये दोनों इनर्ट मटेरियल हैं, एक तरीके से इनएक्टिव हैं, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, हैवी भी होते हैं, तो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को कोट कर देते हैं डीएनए ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब फॉरेन डीएनए, मतलब जो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए को अटैच कर देते हैं और उन पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराते हैं मेनली प्लांट सेल में। जनरली प्लांट सेल के लिए यूज़ होता है। जैसा आपको दिख रहा होगा ये गन दिख रही है, एंड दिस गन इज़ अ जीन गन। इसमें क्या है, जो प्लांट सेल्स हैं, ये प्लांट सेल्स, इसके ऊपर देखो गन से फायर कर रहे हैं, एक ये देखो लीफ के ऊपर फायर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर डीएनए है, उसे जब फायर करते हैं तो ये पार्टिकल्स सेल वॉल को डिस्टर्ब करते हुए अंदर चले जाते हैं सेल के, और सेल के अंदर पहुंच करके हमारे, जब सेल के अंदर पहुंचते हैं तो हमारे डीएनए जो डिजायर्ड जीन है उसको भी ले करके अंदर पहुंच जाते हैं। दिस डिवाइस इज मच लाइक अ पार्टिकल गन और जीन गन, इसको पार्टिकल गन या जीन गन भी बोलते हैं इस डिवाइस को, और इसकी हेल्प से इसमें गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल जिनको कोट कर देते हैं जी डीएनए से, इन पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की वजह से जो हमारा डीएनए है वो प्लांट सेल्स के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। ये जीन गन मेथड है। और फिफ्थ है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस पढ़ा था और दूसरा रिकॉम्बिन वो रेट्रोवायरसेस पढ़ा था। तो द अनदर मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन इज बाय द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, और डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब रेट्रोवायरस, ठीक है, विच व्हेन अलाउइंग इन्फेक्टिंग द सेल ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। जब इन वैक्टर्स को, इन पैथोजन को एग्रोबैक्टीरियम रेट्रोवायरस से जब हम होस्ट सेल को इन्फेक्ट कराते हैं तो ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वेक्टर्स देखे जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में जीन को क्लोन करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कम्पिटेंट होस्ट देखे कि किस तरीके से होस्ट को, सेल को कम्पिटेंट बनाया जाता है, और केमिकल ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स और डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर मेथड देखे बहुत ही शॉर्ट में। ये एक ब्रीफ रिव्यू है, एक तरह के व्यू है आपके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।